अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्रैमर्स रूल को समझा था और इसके लिए एक दो क्वेश्चंस दिए भी गए थे आपको। इसमें यह भी नोट किया था हमने कि क्रैमर्स रूल में हमारे पास अलग से जो काम करना होता है उसमें सिर्फ डिटर्मिनेंट हमें निकालना होता है, जो हम 4.2 से हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं डिटर्मिनेंट की। 4.3 में भी हमने प्रैक्टिस की है और इसके तमाम सवालों में क्रैमर्स रूल हम जब भी अटैम्प्ट करते हैं तो उसका जो मेन जो मैकेनिज्म है सारा का सारा वो डिपेंड कर रहा होता है डिटर्मिनेंट के ऊपर कि आप डिटर्मिनेंट कितनी स्पीड से बना लेते हैं। डिटर्मिनेंट बनाते वक्त 4.2 एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि कभी हम प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कभी नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा है कि आप चाहें तो प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करें, आप चाहें तो ना करें। जहाँ पर फ्रूटफुल है प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल, जहाँ पर फ़ायदेमंद है वहाँ पर कर लें, और जहाँ पर आप देखते हैं कि नहीं वो फ़ायदा नहीं है तो वहाँ पर नहीं करें। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अलबत्ता अगर किसी सवाल में एग्जाम्स में कहा जाए कि भाई इसको आप इवेल्युएट करेंगे थ्रू प्रॉपर्टीज़, तो वहाँ लाजमी करना पड़ेगा। क्रैमर्स रूल का जब सवाल आता है तो उसमें प्रॉपर्टीज़ वगैरह के लिए कोई हिदायत नहीं होती हैं, तो आपकी मर्जी होती है कि आप डिटर्मिनेंट किसी भी तरह निकालें। बहरहाल हमने इसका लास्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये इसी के हमने पार्ट्स किए थे लास्ट टाइम भी, और आज भी हम इसका एक पार्ट नंबर 10 जो है वो लेके चल रहे हैं। इसमें जो वेरिएबल्स हैं x, y, z, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू डी, x प्लस 1 प्लस डी इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2d, x प्लस वाई प्लस 1 प्लस डी इंटू जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ये तीन इक्वेशंस हो गई। आगे मेंशन कर दिया है कि जो d है वो कोई कांस्टेंट है, लेकिन ये हमें आसानी के लिए बता दिया इन्होंने कि d की वैल्यू 0 नहीं है। d की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ये डिसाइड करना कि 0 है या नहीं, कभी कभी 0 का अपना कोई रोल हो जाता है। तो हो सकता है कि आगे चल के हम इसको भी समझें क्यों इन्होंने हमें सवाल में ये वाली बात बता दी। इक्वेशंस यहाँ तक हैं। अब सबसे पहले जो हम बात करते हैं, हर सवाल में करते हैं कि भाई इसको स्टैंडर्ड लाओ। तो ये तो पहले से स्टैंडर्ड है तीनों के तीनों। आप देखें अरेंजमेंट में x सबसे पहले आ रहा है, फिर y, फिर z, और जितने भी कांस्टेंट्स हो सकते हैं x, y, z के अलावा वो सब पहले ही से राइट हैंड साइड पर मौजूद है। तो हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, बनी बनाई स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं। d क्वेश्चन का हिस्सा है, पूरे सॉल्यूशन में साथ चलेगा, आंसर का भी हिस्सा होगा। ऑब्वियसली जो आप x, y, z की वैल्यूज निकालेंगे उसमें कहीं ना कहीं d इन्वॉल्व होगा, उसके बगैर जाहिर है हो नहीं सकता। स्टार्ट करते हैं। जब इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो हम इनको शिफ्ट कर देते हैं मैट्रिसेस में। तो बेटा जो पहला हमारे पास कॉलम है वो बनेगा x कोएफिशिएंट्स। x कोएफिशिएंट्स हैं 1 1 1। तो सेकंड हमारे पास है वो है y तो 1 है यहाँ पर, फिर y के साथ 1 प्लस डी है, फिर 1 है, 1 प्लस डी 1। फिर हम आ जाएंगे z पर, तो z के साथ कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 प्लस डी। समराइज करें अगर आप इन तमाम वैल्यूज में, आप देखें जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं सारे के सारे 1 ही हैं। बस इस प्लेस पर y 1 प्लस डी है और इस प्लेस पर z 1 प्लस डी, और वही हम इसमें भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो वहां सिस्टम में वही यहाँ सिस्टम में होगा। अब x, y, z को लेकर आप मल्टीप्लाई करा देंगे कॉलम मैट्रिक्स में। अरेंजमेंट तब्दील नहीं होनी चाहिए, ये ख्याल रखेंगे। जो अरेंज यहाँ पर है x, y, z वो यहाँ पर भी होगा x, y, z इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर है d 2d 0। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि d इज नॉट इक्वल टू 0। इसको लेके चलें, जहां नीड होगी डिस्कस कर लेंगे। इक्वेशंस को हमने स्टैंडर्ड इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया, मैट्रिक्स सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। क्रैमर्स रूल में जाने से पहले अपनी सहूलत के लिए हम इस सिस्टम को नाम दे देते हैं कि इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स A, X और B। ठीक है, तो दरमियान में हम x रखते हैं वो इसलिए रखते हैं क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं सारे, तो वेरिएबल्स के लिए वेरिएबल ही आएगा। ये कोएफिशिएंट्स हैं सारे, उसको a कह दिया, ये कोएफिशिएंट्स हैं सारे, इसको b कह दिया। अब आप फॉर्मुलेशन कीजिए अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल। अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, तो भाई क्रैमर्स रूल के मुताबिक हमें ये पता है
कि जो फर्स्ट वेरिएबल है यानी कि x वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। सेकेंड वेरिएबल है y वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। थर्ड वेरिएबल है z, तो इसका फॉर्मूला आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। इन सब को लेकर कंबाइन करके हम कह देते हैं इक्वेशन 1। अक्सर स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि x का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ a1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a और याद कर लेते हैं। अब अगर किसी और सवाल में यहाँ पर x, y, z का नाम बदल दिया जाए, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख दूँ x1, x2, x3, तो क्या फॉर्मूले बदल जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। x का फॉर्मूला ये नहीं है, ये फॉर्मूला पहले वेरिएबल के लिए है, बस ये याद रखिए। पहला वेरिएबल अगर x है तो ये x का बन गया। अगर पहले वेरिएबल पर मैं x1 लिख दूंगा तो ये x1 का फॉर्मूला बन जाएगा। तो पहले वेरिएबल का फॉर्मूला, दूसरे वेरिएबल का फॉर्मूला, तीसरे वेरिएबल का फॉर्मूला, इसीलिए हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3। नंबर से पहचाने, इससे ना पहचाने, ठीक है। वेरिएबल तब्दील होते रहते हैं, फॉर्मूला तब्दील नहीं होगा। अब मामला यह है कि भाई क्रैमर्स रूल तक पहुंचने के लिए हमें 4 मरतबा डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं। थोड़ा लेंदी होता है ये, हमें एक काम करते हैं 4 दफा, टाइम लगता है हमें, बेशक होता बड़ा आसान है। पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और चेक करेंगे कहीं वो 0 तो नहीं। अगर 0 आ जाएगा तो वहीं छोड़ देंगे, इम्पॉसिबल लिख देंगे। एग्जाम्स में तो 0 वाला सवाल नहीं आता, ये बात तो तय है कि अगर एग्जामिनर 0 दे देगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पर तो उसको पता है फिर आगे बच्चे ने कुछ करना ही नहीं है, वो तो सॉल्यूशन सेट हो गई। तो लिहाजा ये हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए है, लेकिन एग्जाम्स में हम उसको लिखते जरूर है नॉट इक्वल टू 0। स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। कंसीडर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये पूरा सिस्टम कॉपी करेंगे हम देख रहे हैं तमाम प्लेसेस पर 1 1 1 है, बस इन 2 प्लेसेस पर 1 प्लस डी है। तो डिटर्मिनेंट भी ऐसी बनेगा 1 1 1 1 1 प्लस डी 1 1 1 1 प्लस डी। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करा दें या प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 1 1 रॉ में भी आ रहा है, कॉलम में भी आ रहा है, और हमने सीखा था कि जब 1 1 1 आ जाता है तो हम सब्ट्रैक्ट करा के इसको आसान कर सकते हैं। तो क्यों ना हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लें। आई रिपीट कि अगर हम इसको इस्तेमाल ना करें तो नंबर नहीं कटेंगे, हम डायरेक्ट एक्सपेंड करा सकते हैं। लेकिन जब एक चीज़ हमें हमारी हेल्प कर रही हो तो फिर हम उसको यूज़ करना चाहिए, इसलिए हम उसे यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, इस 1 1 1 को लें जो रॉ में मौजूद है, तो उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉलम, सब्ट्रैक्ट C1 from C2 and from C3। ठीक है, जिन बच्चों को ये प्रॉपर्टी याद होगी उन्हें पता होगा मैंने क्या लिखा है, और जिनको याद नहीं है वो एक क्वेश्चन जाकर 4.2 से प्रैक्टिस कर लें। प्रॉपर्टीज पक्की होनी चाहिए बेटा। जो कुछ पढ़ चुके हैं पीछे वाली एक्सरसाइजेज में वो आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को पक्का करें। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में आपको टाइम कम मिलेगा। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब रॉ में 1 1 1 होता है तो कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो वो हम कर रहे हैं। मेथड क्या होता है, कोई एक कॉलम हम उठाएंगे, उसको बारी बारी दोनों से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने कॉलम 1 उठा रहा, उसको कॉलम 2 से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और कॉलम 3 से भी। इस पूरे प्रोसेस में कॉलम 1 खुद जो है वो रहेगा एज इट इज। कॉलम 1 हमारे पास है 1 1 1, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसको सब्ट्रैक्ट करना कहाँ से है, कॉलम 2 से, तो कॉलम 2 से कीजिए। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 1 प्लस डी में से 1 माइनस करेंगे तो डी, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। फिर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉलम 3 से भी, अगेन 1 माइनस 1 0, अगेन 1 माइनस 1 0, फिर 1 प्लस डी में से 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, डी बाकी बचेगा। तो जितने भी वंश थे यहाँ सारे ये तीनों वंश खत्म हो गए, ये तीनों वंश खत्म हो गए, यहाँ डी बच गया, यहाँ डी बच गया। अब आप इसको एक्सपेंड कर दें, जहाँ 1 1 1 था वहाँ 1 0 0 आ गया, और जिस जगह 1 0 0 आता है वहीं से एक्सपेंड करते हैं। तो हम लिख देते हैं भाई एक्सपेंड बाय R1। R1 से हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। R1 का पहला एलिमेंट है 1,
जो हमें बाहर लिखना चाहिए वो हम नहीं लिख रहे बाहर, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेशन में हम नहीं लिखते हैं, बेहतर यही है। इस 1 के लिए रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, तो बाकी बचेगा D0 0 D, D0 0 D। इस 1 के बाद सेकंड एलिमेंट बाहर निकालेंगे, वो तो 0 है। अब आप +0 लिखें -0 लिखें, 0 तो 0 है, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। ये वाला एलिमेंट भी 0 है, तो लिहाजा बस ये ख़त्म हो गया यहाँ तक, मजीद हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2/2 का सिस्टम मिल गया फौरी तौर पर। पहले डायगोनल में जाएंगे, D को D से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स D² माइनस सेकेंड डायगोनल में आ जाएगा 0, तो लिहाजा उसको इग्नोर कर देंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आ गई D²। अब हमें इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, इसका फैसला होता है 0 से, कि अगर यहाँ 0 आ जाएगा तो हम कंटिन्यू नहीं करते हैं। अब हमें क्या पता है कि भाई D की वैल्यू 0 है कि नहीं है, तो वो उन्होंने क्वेश्चन के शुरू में हमें बता दी थी कि D की वैल्यू 0 नहीं है। अगर 0 होती तो 0 का स्क्वायर 0 होता, 0 नहीं है तो इसका स्क्वायर भी 0 नहीं होगा। आप इस तरह से लिख देंगे इट्स नॉट इक्वल टू 0 और आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे जब जाएंगे हम, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A के बाद हमें चाहिए होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A1। कंसीडर डिटर्मिनेंट ऑफ A1। अब A1 के लिए हमने क्या किया था, फर्स्ट कॉलम की जगह D2D 0 यानी मैट्रिक्स B रख देंगे, फर्स्ट कॉलम चेंज हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम 1 1 1 की जगह आ गया D2D 0, सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम वैसे ही रहेंगे 1 1 + D 1 1 1 1 + D। अच्छा, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो उस तरह से फ्रूटफुल नहीं है जैसे यहां पर हमने काम किया, इसलिए इसमें हम प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट इसको जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड बाय R3। अब देखिए मैं R1 से एक्सपेंड नहीं कर रहा हूं, हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं R3 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि R3 में एक एलिमेंट ऐसा है जो 0 है, तो 3 में से एटलीस्ट एक एलिमेंट 0 होगी, तो हमें सिर्फ 2 पे काम करना होगा। ठीक है, पहला एलिमेंट 0 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 पर जाएंगे हम, पहला एलिमेंट तो 0 आ गया, सेकेंड एलिमेंट जो बाहर आएगा वो है 1, उसकी साइन चेंज होगी, -1 लिखेंगे, तो -1 मल्टीप्लाई में लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना लिखना बेहतर है, आहिस्ता आहिस्ता मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 को हमने स्किप करना है। 1 के लिए आप ये रो छोड़ दें, कॉलम छोड़ दें, तो बाकी बचेगा D2D 1 1। थर्ड वैल्यू जो बाहर रखेंगे वो है 1 + D, प्लस के साथ आ जाएगा 1 + D, ब्रैकेट की मदद लीजिएगा। 1 + D के लिए रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, तो बाकी बचेगा D2D 1 1 + D, D2D 1 1 + D। आगे जब जाएंगे 0 इग्नोर कर दें, माइनस के साथ 0 इग्नोर कर दें, माइनस से स्टार्ट कर दें। फर्स्ट डायगोनल में D मल्टीप्लाई होगा 1 से, D को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा D, माइनस साइन फॉर्मूलिक। सेकंड में 2D को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2D आ जाएगा, प्लस 1 + D अपनी जगह, यहां D मल्टीप्लाई होगा 1 + D से, पहले डायगोनल में D मल्टीप्लाई होगा 1 + D से, माइनस 2D को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड डायगोनल में 2D आ जाएगा, माइनस के साथ ब्रैकेट में जाएंगे, D में से माइनस करेंगे 2D तो -D बचेगा, प्लस 1 + D ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले हम इस कर्ली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें, D को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + D से तो D + D² -2D अपनी जगह, ये माइनस माइनस हो जाएगा +D, प्लस साइन ये वाली 1 + D ब्रैकेट, इन्हें अरेंज कर लीजिए, D², D में से माइनस कर देंगे 2D को,
तो माइनस डी बचेगा। ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे डी स्क्वायर से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस डी से। तो 1 को जब डी स्क्वायर से करेंगे डी स्क्वायर, माइनस 1 को डी से करेंगे तो माइनस डी आ जाएगा। फिर डी को मल्टीप्लाई करेंगे डी स्क्वायर से और माइनस डी से। डी को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यूब प्लस माइनस माइनस, डी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर आ। तो बेटा ये 1 2 3 4 वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू पहले से बाहर मौजूद है डी, तो आप देखें ये प्लस डी है और वो माइनस डी है, तो कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस डी और ये माइनस डी कैंसिल हो गए। और ब्रैकेट में जाएंगे तो प्लस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं। तो 4 टर्म्स तो कैंसिल हो गई, बाकी बचेगा सिर्फ डी क्यूब। तो यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a1 की वैल्यू आ गई डी क्यूब। और हम चले जाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a2 पर। कंसीडर डिटर्मिनेंट ऑफ a2। अब a2 के लिए हमें सेकेंड कॉलम को चेंज करना होगा। फर्स्ट कॉलम वापस आ गया 1 1 1, सेकेंड कॉलम में चेंज आएगा, वहां रखेंगे b, d2 d0। इस मरतबा जो थर्ड कॉलम है वो अनचेंज रहेगा, यानी 1 1 1 प्लस डी। क्योंकि रॉ नंबर 3 में एक 0 आ रहा है, वो हमारी मदद करेगा, इसलिए हम वहीं से इसका एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड बाय R3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a2 इक्वल आ जाएगा R3 में जो पहला एलिमेंट बाहर आएगा वो है 1। 1 मल्टीप्लिकेशन में लिखना नहीं चाहिए, छोड़ दें। 1 की रॉ छोड़ दीजिए, 1 का कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये बचेगा d2 d1 1। सेकेंड वैल्यू जो बाहर आएगी वो है 0। दरमियान में आ रहा है इसलिए हम लिख देते हैं, -0 लिखें या +0, वैसे 0 की अपनी कोई साइन नहीं होती। थर्ड वैल्यू जो बाहर आएगी वो है 1 प्लस डी। तो 1 प्लस डी के साथ जो रॉ और कॉलम्स हैं उनको छोड़ देंगे तो बाकी बचेगा 1 1 d2 d। तो बेटा यहां पर जो सिलसिला है वो ये है कि दरमियान जो सेकंड वैल्यू है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हमने लिखा है 0। इसके साथ हमने 2/2 का सिस्टम नहीं बनाया क्योंकि हमें पता है कि उसका कोई फायदा नहीं। अब आप इसे मुकम्मल कर लें। डिटर्मिनेंट ऑफ a2, d1 ज़ा d माइनस 2d, d माइनस 2d प्लस साइन ये वाली 0 छोड़ दिया हमने, प्लस के साथ है 1 प्लस डी। चलें इसे फिर वहीं करते। तो बेटा यहां पर हम जो स्टेप है डिटर्मिनेंट ऑफ a2 का उसको हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। तो देखें पहला डायगोनल d को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, -2d आ जाएगा। तो d माइनस 2d ये ब्रैकेट बनेगा, ये ब्रैकेट हमने कॉपी कर लिया, d माइनस 2d प्लस 1 प्लस डी। इसमें 2d पहले आएगा और d बाद में आएगा, तो 2d माइनस डी बनेगा 1 प्लस डी के साथ। दरमियान में 0 छोड़ दिया, -0 प्लस 0 हम कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं, एडिटिव आइडेंटिटीज है। अब d में से 2d को माइनस करेंगे तो माइनस डी आ गया, प्लस 1 प्लस डी कॉपी किया, 2d में से d माइनस करेंगे तो d आ गया। ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस डी बाहर आएगा, 1 प्लस डी को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d प्लस डी स्क्वायर आएगा। ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गए, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गए, बाकी बच गया डी स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a2 की वैल्यू आ गई डी स्क्वायर। फिर हम चले जाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a3 पर और उसमें हम बात करेंगे कॉलम 3 को चेंज करने की। तो कॉलम 1 वापस आ गया 1 1 1, कॉलम 2 वापस आ गया 1 1 प्लस डी 1, कॉलम 3 चेंज हो गया, उसकी जगह हमने मैट्रिक्स b लगा दिया d2 d0। अगेन एक्सपेंड बाय R3 क्योंकि वहां एक 0 मिल रहा है। पहला एलिमेंट 1 है, 1 बाहर लिखते नहीं है, नहीं लिखा, 1 की रो छोड़ दें, 1 का कॉलम, तो 1 1 प्लस डी बचेगा, d2d बचेगा। +1 है, -1 आना चाहिए, अगेन 1 लिखते नहीं है, 1 नहीं लिखा हमने, इस 1 की रो छोड़ दें, कॉलम छोड़ दें, तो बाकी बचेगा 1 1 d2d। तीसरा एलिमेंट 0 था इसलिए हमने उसे कंसीडर नहीं किया।
पहले डायगोनल में 2d को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2d माइनस साइन फॉर्मूले के, सेकंड में d को 1 प्लस डी से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मल्टीप्लाई किया नहीं है वो अगले स्टेप में कर देंगे, लिख दिया है माइनस साइन ये वाली, 2d को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2d, d को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो d। अब ये सारे ब्रैकेट्स खोल दीजिए, 2d ऐसी बाहर आ गया, माइनस डी को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस डी को d से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली माइनस साइन अपनी जगह आ गई, 2d में से d माइनस कर दिया, d बचा। अब आप देखें ये 2d, इसमें से d माइनस करेंगे तो d बचेगा, फिर ये वाला d माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बाकी बचेगा सिर्फ माइनस डी स्क्वायर। तो लिहाजा डिटर्मिनेंट ऑफ A3 की वैल्यू आ गई माइनस डी स्क्वायर। चारों डिटर्मिनेंट लेकर हम चले जाएंगे इक्वेशन 1 पर, जहां x के लिए फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ A1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब A1 के लिए हमें मिला था डी क्यूब, जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ A की जो वैल्यू है वो हमें मिल रही थी डी स्क्वायर। सब बोर्ड पे मौजूद नहीं है, आप लोगों के पास क्लिप में होगी, तो डी क्यूब डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा डी क्यूब। फिर y की वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ A2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। इस फॉर्मूले में A2 हमने निकाला है डी स्क्वायर के इक्वल, जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू भी डी स्क्वायर, कैंसिल होगा 1 बचेगा। फिर हम बनाएंगे z डिटर्मिनेंट ऑफ A3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। A3 की वैल्यू हमने निकाली है माइनस डी स्क्वायर, तो माइनस डी स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू है डी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1। तो रिजल्ट में हम बना लेंगे x की वैल्यू d, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू -1। तो ये आंसर होगा आपका। ये वही बात जो मैं आपसे कह रहा था शुरू में कि अगर क्वेश्चन में d मौजूद है तो यकीनन फिर वो d आंसर में भी मौजूद होगा, वो x की वैल्यू में हमें मिल रहा है। तो बड़े क्रैमर्स रूल की प्रैक्टिस में जब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो हमें 4 मरतबा ये डिटर्मिनेंट निकालना होता है, और जिन बच्चों की डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस ना भी हो, अगर वो क्रैमर्स रूल के 3-4 सवाल कर लें तो मतलब हर सवाल में 4-4 मरतबा जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो मेरा ख्याल है कि डिटर्मिनेंट में भी सब बच्चे बहुत अच्छी तरह से पक्के हो जाएंगे। और यही वजह है कि जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोग कीजिएगा इत्मीनान से घर पर, जहाँ मसले हों वो पूछ लीजिएगा ग्रुप पर आकर, क्योंकि ये बात मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 से एक सवाल आता है। अभी हम इसे कर रहे थे क्रैमर्स रूल से। क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट्स हैं कि 10 के 10 सवालात आप देखेंगे क्रैमर्स रूल से, फिर ये सारे सवालात हम देखेंगे। अगला लेक्चर जब होगा हमारा लेक्चर नंबर 22, उसमें फिर हम यहाँ पर क्रैमर्स रूल की बात नहीं करेंगे, फिर वहाँ पर हम इन्हीं सिस्टम्स को एडजॉइंट मेथड की मदद से हम सॉल्व करना सीखेंगे। सही, कि एडजॉइंट मेथड या मैट्रिक्स मेथड की मदद से हम इनको किस तरह से सॉल्व करें। एग्जाम में ये शर्त आती है, सिर्फ ये लिखा हुआ नहीं आता जो किताब में लिखा हुआ है कि सॉल्व कर दें, सॉल्व तो करना है, आगे कंडीशन लिखी होती है यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो ये मत समझिएगा कि भाई क्रैमर्स रूल कर लिया और हम बस ऐसे ही करके आ जाएंगे। अगर उन्होंने एडजॉइंट मेथड से पूछा और आप क्रैमर से करके आएंगे तो नंबर नहीं आएंगे, वो जिससे पूछ रहे हैं आपको वही करना है। अब वो किससे पूछेंगे किसी को नहीं पता, तो लिहाजा हमें दोनों सीखने होंगे ताकि हम दोनों को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 22 में हम मैट्रिक्स मेथड या जिसको एडजॉइंट मेथड भी कहते हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। बाकी पार्ट सारे मुकम्मल कीजिएगा, कोई मसला हो तो पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।